थ्री। हेलो दी। एक बार मैं बातचीत शुरू करने से पहले अपना नाम और शादी के बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम नाजिया प्रवीण है और मैं शादी सपने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करती हूँ। शादी सपने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिमाचल प्रदेश के कंडवारी गांव में है। शादी सपने गांव की लड़कियों के साथ काम करती है, जो इंटर बीए करके डिग्री तो ले ली होती है, लेकिन उन्हें बाहर जाकर पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, या जॉब करने का मौका नहीं दिया जाता। तो साजिश अपने ऑर्गेनाइजेशन गांव की लड़कियों के साथ काम करती है, ताकि वो अपना खुद का सपना पूरा करने में दिक्कत ना हो। थैंक यू। थैंक यू बताने के लिए। अ, और हमारे क्वेश्चन होने से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए जी कि आप कहाँ से आए हैं, क्या काम करती हैं। ठीक है। मेरा नाम श्रुति है और मैं दिल्ली में काम करती हूँ। आरुषि और राजी मेरे फ्रेंड्स हैं और साजिश अपने के बारे में मुझे उनके थ्रू पता चला है। पहले तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतना बहुत सुंदर कैंपस है आप लोगों का और इतनी प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके और बात करके। थैंक यू कि आप लोग इस टाइम पे, मुझे पता है सबको नींद आती है इस टाइम पे, फिर भी आप बहुत पेशेंटली बैठ के पता नहीं मेरे पास कुछ यूजफुल आप लोगों के लिए, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए होगा या नहीं, बट फिर भी आप इतने पेशेंटली आके सुन रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा, सो थैंक यू फॉर दैट। मैं पहले यही सोच रही थी कि मैं अपने काम के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या काम करती हूँ। आप लोग जो पढ़ाई करते हैं और जिस तरीके के काम में आप लोग जाएंगे इसके बाद, उससे काफी डिफरेंट काम है मेरा। बट फिर भी मैं मानती हूँ कि शायद हो सकता है कि पिछले 8-9 साल, जितने साल भी मैंने काम किया है, उससे मेरे कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिससे मुझे लगता है शायद आप लोग को कुछ मदद मिल सकती है। अम, तो मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ काम करती हूँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और मेरे ऑफिस का नाम है प्रोजेक्ट 39A। और मेरा काम जो है वो फांसी बंदी के साथ है, यानी कि देश भर में जितने भी लोग फांसी की सजा पर है, जिन कैदी को फांसी की सजा मिली है, जिनको फांसी हो सकती है, या अभी जो फांसी की सजा पर है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। मेरा काम है जेल में जाना और फांसी बंदी से बात करना, उनके जिंदगी के बारे में कि वो कहाँ से आए हैं। जैसा नाजिया ने बताया अभी कि वो कहाँ से आई है, साजिश अपने क्या करता है, इसी तरीके से मेरा काम है वहां जाऊं और मैं उन्हें बताऊं कि मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरे संस्था के बारे में, अपने बारे में, और उनकी जिंदगी में जानने की कोशिश करती हूँ कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उन्होंने पढ़ाई करी है, उनके घर पे कौन कौन है, और उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। मैं इन सब चीजों के बारे में उनसे बात करती हूँ और उनके परिवार से भी जाके मिलती हूँ, उनके घर वाले जहाँ कहीं भी हो, उनके मम्मी पापा भाई बहन दोस्त टीचर जो भी मुझे मिल पाए, उनसे मैं बात करती हूँ और उनकी जिंदगी समझ के मैं एक रिपोर्ट बनाती हूँ उनके जिंदगी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, और ये मैं कोर्ट में सबमिट करती हूँ। ज्यादातर हमारे जो केसेस हैं, फांसी की सजा 3 लेवल पे होती है। निचली अदालत हम बोलते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। निचली अदालत पे फांसी मिलती है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है केस। हाई कोर्ट, हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, वहां जाता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कई सारे और मतलब स्टेजेस की तरह होते हैं। हर एक स्टेज पे कोर्ट ये डिसाइड करता है इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए या इनको कम सजा दे सकते हैं। तो मेरा काम है कोर्ट को इन लोगों की जिंदगी समझाना और ये बताना कि इनको फांसी की सजा जो है नहीं मिलनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर फांसी की सजा पर है तो कुछ बहुत ही बुरा या बड़ा क्राइम किया होगा जिसकी वजह से वो फांसी की सजा पर है। तो अक्सर दिमाग में ऐसे सवाल भी आते हैं कि इन्होंने तो रेप किया है या इन्होंने इतने सारे लोगों का मर्डर किया है, क्या इनसे बात करना सेफ है या नहीं, या अगर मैंने ऐसा कुछ पूछ लिया तो इन्हें गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, या मुझे कुछ तो नहीं। ये अक्सर ऐसे सवाल मुझसे लोग पूछते हैं जब मैं, कि जेल जाने से आपको डर तो नहीं लगता है, या आप कैसे इनसे इतनी पास में बैठ के बात करती हैं। तो ये काम है मेरा और ये काम मैं पिछले 4.5-5 साल से कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि इतने जितने साल भी मैंने काम किया, मैं आपको थोड़ा सा उस बारे में और बताऊं और
कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, हो सकता है आपको उसमें से कुछ, आई होप उसमें से आप लोग को कुछ यूजफुल लगे। um, सबसे पहले तो मैंने राजीव से एक्चुअली बात करी थी, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया था कि आप लोग किन किन तरीके के कोर्सेज सीखते हैं इधर, और आगे कैसे किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट स्पेसेस में जाते हैं, यानी कि किस तरीके का काम करते हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ कुछ चीजें सोची अपने एक्सपीरियंस से कि मुझे किस चीज, अगर कोई मुझे ये बता देता तो शायद मुझे मदद मिल जाती, पहले बता देता तो शायद मदद मिल जाती। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगी। अगर कभी भी ऐसा लगे कि बहुत बोरिंग हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइएगा मुझे, या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज रोक के पूछिएगा। और हाँ, और बहुत बोरिंग हो रहा है तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को बोर होते हुए देखूंगी ना तो जो मैं सोच के आई हूँ मैं भूल जाऊंगी, मुझे याद नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है, और मेरे को ये काम भी, वैसे तो मेरा काम बात करने का ही है ज्यादातर, फांसीबंदी से, उनके परिवार से, पर आज भी जब बहुत सारे लोगों से बात करना होता है तो एकदम धड़कन तेज हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, डर लगने लगता है। और जब मैं किसी को देखती हूँ और लगता है कि अरे जो मैं बोल रही हूँ शायद बोर हो रहे हैं लोग, या मैं समझा नहीं पा रही हूँ, तो जो प्रिपेयर किया होता है वो मैं भूल जाऊंगी। तो बिल्कुल बताइएगा अगर समझ नहीं आ रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, या मैं समझा नहीं पा रही हूँ, तो बिल्कुल बोलिएगा मुझे। अम्म अभी मैं फांसीबंदी के साथ काम कर रही हूँ 4 साढ़े 4 साल से, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही मैंने यही काम किया है। मैंने पढ़ाई करी थी सोशियोलॉजी की, यानी कि समाज शास्त्र जिसको हम कहते हैं, उसकी मैंने पढ़ाई करी थी। फिर मास्टर्स भी मैंने इसी रिलेटेड सब्जेक्ट में किया। उसके बाद मैंने कई सारे अलग अलग तरीके के काम किए। सबसे पहले मैंने काम किया था पुलिस के साथ। आप लोग को पता नहीं, आप लोग की उम्र कितनी होगी लगभग? 17 18, ओके। हाँ, बहुत सारे रेप केसेस के बारे में आप लोग सुनते होंगे। जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 12वीं क्लास में थी, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था जिसको हम निर्भया रेप केस बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। हाँ, तो तब मैं स्कूल में थी, 12th में थी मेरे ख्याल से, जब निर्भया हुआ था। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करी थी। उस चीज के बारे में मैं बहुत सोचती थी कि क्यों लोग रेप करते हैं, क्यों लोग किसी और के साथ इस गलत व्यवहार करते हैं या इस तरीके से कुछ बुरा करते हैं। तो वहां से मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे मतलब क्रिमिनल्स के साथ काम करना है या कैदियों के साथ काम करना है, ये समझने के लिए कि क्या ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम किसी के साथ कुछ इतना बुरा कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जैसी पढ़ाई खत्म करी वैसे ही मैं जेल में जाके काम करने लगी। सबसे पहले मैंने पुलिस फोर्सेस के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि अक्सर आज भी क्या होता है कि जब कोई भी महिला, चाहे वो घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बारे में हो, या सेक्सुअल वायलेंस, किसी भी तरीके का शारीरिक हिंसा जो हमें अनकंफर्टेबल फील करे, इसके बारे में जब पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करती है, तो ऐसा नहीं होता है कि पुलिस डायरेक्टली आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। पहले तो पुलिस आपको बोलेगी पर आपने क्या किया, आप क्या कर रही थी, क्या, और दिल्ली में तो ये और ज्यादा होता है कि आप रात को 12 बजे बाहर क्या कर रही थी, या आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद वो लोग एफआईआर करने का सोचते हैं। तो मेरा काम ये था कि हम पुलिस के साथ ट्रेनिंग करें, ताकि हम उनको ये समझा पाए कि जब भी कोई इस तरीके से आता है आप उनको पानी पिलाइए, आप पूछिए उनको कैसा लग रहा है। अगर कोई महिला है तो हो सकता है महिलाओं से हम कई बार थोड़ा और खुलकर इन सब चीजों के बारे में बात कर पाते हैं। कोई फीमेल कांस्टेबल है, उनको रात को फ्रंट डेस्क पे रखिए ताकि वो और खुल के बात करें, और इस तरीके के सवालात मत करिए जहाँ पूछें कि आप इतनी रात को क्यों बाहर थी, या आपने क्या किया, क्या आपने कुछ कहा। तो इसको हम जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बोलते हैं, जहाँ हम पुलिस को ये समझा रहे थे कि आपको अपना व्यवहार जो है इस तरीके से रखना है कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो तो वो कंफर्टेबली आपके पास आके बात कर पाए और बोल पाए। क्योंकि पुलिस का काम क्या है, क्या क्या समझते हैं आप लोग कि क्या है पुलिस का काम? सुरक्षा करना, हाँ, हमारी रक्षा करना, कि कोई कुछ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबली जाके पुलिस को बता पाऊं। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। क्या हम पुलिस के पास खुशी खुशी जा सकते हैं अगर कुछ? हाँ, तो एक मन में डर बैठता है, या मन में थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट रहता है ना। तो हम पुलिस के साथ ये ट्रेनिंग करते थे कि आपको जो है अपनी इमेज ऐसी बनानी है कि लोग कंफर्टेबली आपके पास आके बात करें। जी।
आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं? जी जी जी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राची एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली में, वो लोग ये ट्रेनिंग्स काफी करते थे, तो वहां से मैंने करना शुरू किया। तो दिल्ली में करीब 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने ये ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया जर्नलिस्ट के साथ। जर्नलिस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस यानी कि कोई भी शारीरिक हिंसा के जो केसेस जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं या टीवी में जो जिस बात करते हैं, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, आज भी जब आप रेप के केसेस टीवी पे देखते हैं तो बहुत ही उसको सेंसेशनल यानी कि इस तरीके के डिटेल्स बताए जाते हैं इन केसेस के बारे में, जो सुन के भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना, कि किस तरीके से रेप किया गया या किस तरीके कितने कपड़े फाड़े या क्या क्या हुआ। बहुत ही बुरे तरीके से इन सब चीजों के बारे में खुल के टीवी पे न्यूज़पेपर पे बताया जाता है। उसका कारण ये भी है कि लोगों को अच्छा भी लगता है, जब इस तरीके के डिटेल पढ़ते हैं तो लोगों को पढ़ के मजा भी आता है। अगर सिर्फ इतना कहा गया कि किसी ने किसी का रेप किया तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर अब जितना ज्यादा घर मतलब हाँ गहरा बताएं तो लोगों को पढ़ने भी मजा आता है। पर ये चीजें जो है ठीक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर उस ये जो इंसिडेंट है वो हमारे किसी जानने वाले के साथ हुआ होता, तो हमें पढ़ के थोड़ा अटपटा लगेगा ना कि मेरी बहन या मेरी दोस्त या मेरी कोई जानने वाले के बारे में इस तरीके से लिखा गया है। तो हमने जर्नलिस्ट के साथ काम काम करना शुरू किया कि आप जब आप रिपोर्ट करते हैं इस तरीके के केसेस, तो आपको किस बहुत सेंसिटिवली करना है या सिर्फ वही चीजें बोलनी है जो जरूरी है। और इस ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे किसी के साथ ऑलरेडी कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो टीवी न्यूज़पेपर उनके घर वाले उनके दोस्त पड़ोसी हर कोई देख रहा होगा, तो वो अगर ये रिपोर्ट देखे तो उनको मन में खराब नहीं लगना चाहिए पढ़ के। तो वो मैंने कुछ दिन काम किया। उसके बाद अभी मैं कैदियों के साथ काम करती हूँ। तो ये सब बताने का मेरा मतलब ये था कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है इस चीज की। जो भी आप अपने लिए फील्ड चुने, जहां भी आप काम करना चाहें, ये मत सोचिएगा कि अगर कैदी के साथ काम करना है तो मुझे शुरुआत वहीं से करनी है। शुरुआत किसी भी संस्था से किसी कहीं से भी हो सकती है, पर धीरे धीरे जो है हम उस सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं और कई बारी वो सीढ़ी बदल भी जाती है। जरूरी नहीं है कि एक ही सीढ़ी पे चलें, हो सकता है कि अलग अलग सीढ़ी हमें ट्राई करना पड़े ये जानने से पहले कि अच्छा ये काम मुझे अच्छा लगता है, ये मैं कर सकती हूँ, है ना। तो अगर आपने नोटिस किया हो ये सारी चीजें बहुत इंटर रिलेटेड है, यानी कि कनेक्टेड है। जर्नलिस्ट के साथ काम करना या पुलिस के साथ, ये सब एक तरीके से एक ही स्पेस में ये लोग काम करते हैं, है ना। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मैं यही सोच रही थी अभी यहाँ आते हुए कि अपनी जर्नी में से मैं और क्या क्या ऐसी चीजें बता सकती हूँ आप लोगों को जो शायद आप लोग के काम आए। पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि जो मैं अपने स्कूल में कॉलेज में जब मैंने समाज शास्त्र पढ़ा, मुझे ये लगा था जो मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ और जो मैं कॉलेज में कर रही हूँ यही चीज मैं अपने काम पे जाके भी करूंगी। मुझे ये लगा था। और सबसे पहली बार इनफैक्ट जो सबसे पहली बार हमने काम किया था वो मैंने और आरुषि ने साथ में किया था। हम लोग साथ में बिहार गए थे एक फील्ड वर्क के लिए। वो हमारा पहला काम था और हमें ये लगा ठीक है जो हमने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करी है वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। पर एकदम से हमको फील्ड में डाल दिया और बोला अब आपको जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर लेकर आनी है। अब आप वो कैसे कलेक्ट करोगे, क्या करोगे, कैसे सवाल पूछोगे, या क्या सवाल पूछने चाहिए क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए। और ये जिन लोगों के बीच हमें डाल दिया था वो है फांसी बंदी जो कैदी है, जो लोग फांसी बंदी है उनके घर वाले। मान लीजिए अगर हम उनके घर वालों से बात करते करते पूछते हैं कि अच्छा आपके पति फांसी पर हैं तो आपको क्या लगता है इस बारे में, है ना। क्योंकि हम हैं तो मतलब 19-20 साल के, हमें भी नहीं पता ये कैसे करना है। पर ऐसा सवाल अगर कोई किसी से पूछे तो किसी को भी अटपटा लग सकता है, किसी को भी लग सकता है ये ऐसा सवाल कौन करता है, ये कितना अटपटा सवाल है। तो ये हमारा सबसे पहला फील्ड ट्रिप था। कुछ भी नहीं पता था मुझे कि बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद भी मुझे नहीं मालूम था। ये भी नहीं पता था कि डेथ पेनल्टी को फांसी बोलते हैं, शायद ये भी प्रॉपरली नहीं पता था मुझे। तो बहुत सारी चीजों का हिंदी नहीं मालूम था मुझे। तो पर ये पता था कि अच्छा करना है इसको, वो हम कैसे करें वो हम सीख लेंगे, चाहे किसी और से पूछना पड़े या अपने से सीनियर को किसी को देखना पड़े या किसी को बताना पड़े कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए कि इसको कैसे करना है। बस लग के रह गए और सीख गए।
पर इसका मुझे यही जो है समझ आया कि जो हम सीखते हैं जरूरी नहीं है कि वही आपको जॉब पे भी मिले। हो सकता है कि अगर अभी आप यहाँ पे मान लीजिए गूगल शीट्स पे काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि जब आपको इंटर्नशिप मिलेगी या जॉब मिलेगी तो आपको वही काम दिया जाए। हो सकता है कि आपको बिल्कुल कोई अलग चीज दी जाए, और उस टाइम डर भी लगता है, थोड़ा ऐसा भी लगता है कि अरे ये मैं कैसे करूं, ये तो मुझे आता ही नहीं है। या कई बार ये भी लगता है कि अरे मैं किसी को बताऊं कि मुझे ये आता नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ये कह दिया, उनको तो लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। पर जरूरी ये है कि जब तक आप खुलकर सवाल ना करें, जब तक आप खुलकर बोले ना कि मुझे ये नहीं आता है, पर आप सिखा दीजिए। अगर आप सिखा देंगे तो मैं कर लूंगी, मैं समझ के कर लूंगी। और अपने आप को ये यकीन दिलाना कि प्रैक्टिस करते करते ही हर कोई सीखता है, हमें भी कुछ नहीं आता है। जैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इतने टाइम से बात कर रही हूँ, तो भी आज जब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ तो दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है, लग रहा है पता नहीं क्या बोलूंगी, पता नहीं लोग को समझ आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मेरे में वो चीज है समझाने के लिए या नहीं, है ना। और आपके साथ जो काम करती है, मैं इनको भी कल यही बता रही थी कि शायद मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए जो आप लोगों के काम आए। तो अभी भी नर्वसनेस होती है, पर ये जरूरी है अपने आप को याद दिलाना कि कुछ नया भी होगा तो भी मैं सीख लूंगी। और ये जानना कि हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि जो आप सोच के चल रहे हैं वैसा ही हो, पर अगर नए चैलेंजेस आते हैं तो डरना नहीं है उससे, ये नहीं सोचना है कि नहीं आता है। इसी से जुड़ा मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। जब पहली बार जब मैं फील्ड पे थी, अक्सर क्योंकि फांसी बंदी है तो उनके परिवार पे बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आई होंगी। एकदम से जब केस होता है तो पड़ोस, आस पड़ोस वाले पत्थर मारते हैं उनके घर पे, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो मुझे याद है केरला में एक केस था जहाँ पे रात को 9 बजे मैं किसी के घर गई थी ढूंढने उनको, इंटरव्यू करने। वो इतना ज्यादा मतलब डर गए थे कि कोई बाहर से आया है और वो भी इतनी रात को आया है, कि उन्होंने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और एक क्या बोलते हैं जिससे नारियल काटते हैं ना, वो निकाल दिया। और बोला तुम आ कैसे गए यहाँ तक। और अभी मैं बताता हूँ, तो वापस नहीं जा पाओगे तुम लोग, और ये नई जगह है, छोटा सा गांव है, कुछ हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता। और ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि एकदम से अगर आप डर जाए, भागने की कोशिश करें, तो दूसरा आदमी भी डर सकता है। पर उस टाइम जरूरी था कि 2 मिनट लूं, सांस लूं और बोलूं कि नहीं नहीं, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ, या मैं आपको कुछ हार्म पहुंचाने नहीं आई हूँ, पर मैं सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहती हूँ या मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपको एकदम धकेल दिया जाएगा और बोला जाएगा करो, अपने आप ही समझो, करो। ये आपका काम है, ये फिगर आउट करना कि ये कैसे करनी है। उस टाइम पे भी डरना नहीं है। बस अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि अब कर लेंगे, चाहे वो नई चीज हो, कभी पहले करी ना हो। गूगल, गूगल, यूट्यूब भगवान है, सब पता है उन्हें। कुछ भी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। तो क्योंकि आजकल सीखने के इतने ज्यादा जरिए हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं आती तो कोई तरीका ही नहीं है सीखने का। गूगल को देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और 2 4 दिन 5 दिन करेंगे तो आपको आ जाएगा। और नहीं आता है तो पूछने से नहीं डरना है, कभी भी पूछने से नहीं डरना है कि मुझे नहीं आता, या ये कहना कि मुझे नहीं आता है। आज भी मेरे कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जब लोग कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो मुझे नहीं समझ आता कि कोई ऐसा क्यों कह रहा है। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मेरे केस पे काम मत कीजिएगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्यों बोला। तो फिर मैंने आरुषि को फोन किया, क्योंकि आरुषि साइकोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा है। मुझे लगा हो सकता है उनको मुझसे ज्यादा समझ हो। तो मैंने एकदम बेशर्म होके पूछ लिया कि यार मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, तुमको क्या समझ आ रहा है, तुम मुझे बता दो। और जब आरुषि ने मुझे बताया और मेरी जो समझ में थी, उन दोनों चीजों को मिला के जो मैं रिपोर्ट बना पाई, शायद मैं अकेले कभी नहीं बना पाती। तो ये कहने से कभी घबराना नहीं है कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि कभी तो आएगा ही। आज नहीं आता है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। तो ये मुझे लगा ये एक चीज है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि बिल्कुल डरना नहीं, और ये नहीं सोचना है अगर कोई नई चैलेंज आ जाती है तो ये अपने आप को यकीन दिलाना है कि आपको समझ आ जाएगा, चाहे आ जाए, कल आए, परसों आए। दूसरी चीज ये थी कि जिस भी स्पेस में आप काम करते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं, यहाँ पे कोडिंग सीखते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह सीखते हैं। जरूर, जैसे आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि साजिश अपने क्या करता है, क्या संस्था है, किस किस तरीके का काम होता है।
पर हमारे लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम साझी सपने के बारे में हमें पता हो, पर यहाँ पे आसपास कितनी सारी संस्थाएं हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। क्या ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोडिंग या मैथमेटिक्स सिखाते हो? क्या ऐसी संस्थाएं हैं जो ये नहीं, पर हो सकता है कि लड़कियों को कुछ और सिखाते हो, कोई और कोर्स करवाते हो? तो जिस भी फील्ड में आप जाएं, चाहे आप पढ़ाएं या किसी संस्था के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करें, इस चीज को याद रखिएगा कि सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अपने काम के बारे में नहीं, पर आसपास जो भी संस्थाएं हैं या आसपास, अपने आसपास जो भी काम हो रहा है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं काम तो कैदियों के साथ करती हूँ, पर जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है, यानी कि जो विक्टिम्स हैं इन केसेस में, मेरे लिए उनकी कहानी भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं, आप तो कैदियों के लिए रिपोर्ट लिखती हैं, पर आपको पता नहीं है किसी और का मर्डर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है उसका क्या, उनके घर वालों का क्या, आपको उनके बारे में कुछ पता है? तो ये मेरे लिए उस चीज का जवाब, शायद पूरा जवाब ना हो, पर कुछ जवाब होना जरूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ही काम नहीं, पर मेरे स्पेस में जितने भी और काम हो रहे हैं, क्या मेरे जैसा ही काम कोई और कर रहा है, उनकी भी मुझे जानकारी हो। और कोई चाहे वो संस्था हो या इंसान हो, जो भी हो, तो वो जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक जगह काम करें, उसके बाद आपका मन करे कि इस जॉब में मेरा मन अब हो गया, मतलब सीख लिया मैंने, अब मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। तो आप कैसे जाएंगे? आपको पता होगा तो आप जा पाएंगे ना। तो चाहे गूगल की मदद से या लोगों की मदद से पूछिएगा कि ऐसे काम और कौन कौन कर रहा है, या कौन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं, कौन कौन से लोग कर रहे हैं। कल मैं ये देख रही थी कि कल प्राइड परेड पे आप सब लोग आए, तो आपके साथ मुस्कान और अपर्णा काम करते हैं, ये किसी से बात कर रहे थे, वेस्ट वॉरियर से बात कर रहे थे कि अच्छा आप भी यहाँ काम करते हैं, हम भी यहाँ काम करते हैं, तो हम आपसे मिलेंगे, हम बात करेंगे, है ना। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उनसे मिलने में, पर इसीलिए क्योंकि जब आप एक ही जगह पे अलग अलग संस्थाएं जब काम कर रही हैं, तो हमारा जानना जरूरी है कि अच्छा ये काम कर रहे हैं। हो सकता है कभी कुछ आप लोग कोलैबोरेट कर पाए या किसी चीज पे साथ काम कर पाए। तो इस चीज का नॉलेज हमेशा रखिएगा कि आ, यही चीजें और कौन कौन कर रहा है। तो ये आप ही की, आपकी मदद इसमें ही नहीं करेगा कि आपको और जॉब्स ढूंढने में आसानी होगी, कि एक जगह आपने काम कर लिया, आप कहीं और काम कर रहे हैं, उसमें ही नहीं। अम, पर किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में आप कोई भी जॉब करें, तो हमेशा इस चीज को अच्छा माना जाता है कि आपको अपने बारे में ही नहीं, पर अपने आसपास की भी जानकारी है। तो ये दूसरी चीज थी जो मुझे लगा कि यूजफुल, मुझे किसी ने बताया होता तो शायद यूजफुल रहता। अम, तीसरी चीज है नेटवर्किंग, यानी कि लोगों से बातचीत रखना। आपके साथ जो काम करते हैं कॉलीग्स, फ्रेंड्स, उनके क्या क्या स्किल सेट है। अब मेरे ऑफिस में मुझे पता है मैं इंटरव्यूइंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ, यानी कि कैदी से मैं बातचीत करके जानकारी निकलने में, मैं वो चीज मैं अच्छे से कर सकती हूँ। पर जब मुझे रिपोर्ट लिखना होता है या उस जानकारी को समझना होता है, तो वो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। पर मुझे ये पता है कि आरुषि ये बहुत अच्छे से कर सकती है, पर मुझे ये पता है मेरे दो और दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ अपने आप को कि अरे उससे क्यों पूछना है, मेरे को जो आता है मैं अपने आप से करूंगी ना, उससे पूछ के क्या करना है। पर मुझे ये पता है अगर हम दोनों साथ में काम करें तो उससे जो रिपोर्ट बना पाएंगे, शायद मैं अकेले कभी नहीं बना पाऊंगी। तो जरूरी है ये जानना कि हमारे आसपास जो लोग हैं, वो हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है आप किसी में बहुत अच्छे हो, किसी चीज में थोड़ा कम अच्छे हो, और ऐसी कोई चीज हो जो हमें आती नहीं हो, पर हो सकता है किसी और को वो आती हो। तो उस चीज को जानना, रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को थोड़ा सा और गौर करके हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस चीज में अच्छे हैं, क्या मैं उनसे सीख सकती हूँ। क्या वो लोग ऐसे लोग को जानते हैं जिनसे मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है। हो सकता है मुस्कान दीदी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जानती हूँ जहाँ पे काम करने में आपको इंटरेस्ट हो। तो इसीलिए ये इस चीज को थोड़ा और गौर करके देखना कि हमारे आसपास लोगों की क्या स्किल्स है, और क्या हमें उनसे मदद मिल सकती है, क्या हमारे ऐसी कोई स्किल्स है, या क्या मुझे ऐसी कोई चीज आती है जिससे किसी और को मदद मिल सकती है। तो इस चीज पे हम थोड़ा सा और गौर करें तो काफी मुझे लगता है कि काम आ सकता है। चौथी चीज और सबसे आखिरी चीज ये कि अपने आप
की वर्थ कभी भूलना नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है ये तो बहुत छोटा सा काम है, इससे क्या होगा, ये तो बहुत छोटा सा पोजीशन है या तो बहुत कम काम है। पर ये चीज याद रखना कि हर एक छोटा काम एक बहुत बड़े पर्पस की ओर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब मैंने काम करना शुरू किया था ना, मेरा काम था कि इंटरव्यू में नोट्स लेना, मुझे इंटरव्यू करने भी नहीं देते थे। मुझे बोलते थे आपका काम है आप सुनेंगी और आप नोट्स लेंगी। तब लगता था ये कैसा काम है, इंटरव्यू तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हैं। पर आज मुझे पता है कि जो मैंने नोट्स लिए उसको जो इंटरव्यूअर है उसको इस्तेमाल करता है, उसको यूज करके रिपोर्ट्स बनाता है। अब जब मैं थोड़ी सीनियर हो गई हूँ और अब जब मैं अपने से छोटे लोगों के साथ काम करती हूँ, उम्र में जो छोटे हैं उनके साथ काम करती हूँ, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आपका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी छोटा लग सकता है, अभी लग सकता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ये नहीं करना है रोज। पर ये ध्यान रखना कि हर एक काम जो है एक बड़े पर्पस को फीड करता है, यानी कि एक बड़े गोल की ओर एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। हमें करते टाइम ये रियलाइज नहीं होता, जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमें नहीं लगता है ये सब। यही लगता है कि क्यों उठना जरूरी है आज, क्यों ऑफिस जाना जरूरी है आज, क्यों मुझे डांट खाना है अपने बॉस से। पर इस चीज को याद रखना कि आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप जो भी काम आप कर रहे हैं वो बहुत एक बड़े पर्पस की ओर जो है जरूरी है। आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम मी। दीदी क्वेश्चन है मेरा है, जी। अभी तक आपने जो कैदियों के साथ काम किया है तो अभी तक आपने कितने मतलब कैदियों के साथ काम किया है? और उन्हें मतलब फांसी की जो सजा होती है वो हटा दिया है या उन्हें सच में फांसी हो गई है? अभी तक मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे जिस भी कैदी पे हमने काम किया उनको फांसी हुई हो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और कोशिश हम यही करते हैं आगे भी वही हो। आज इंडिया में अभी करीब 500 से ज्यादा लोग हैं जो फांसी की सजा पर हैं। और फांसी की सजा एक ऐसा मुद्दा है ना जिसके बारे में लोग रोज नहीं सोचते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन फांसी पे है, किसी को नहीं सोचना है फांसी की सजा के बारे में, क्योंकि दुनिया में इससे भी और ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी, भूख। तो फांसी के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता है। पर जब हम नंबर्स देखते हैं तो हमें लगता है अरे मतलब 500 लोग, आप सोच सकते हैं 500 लोग हैं इस देश में अभी जो आज फांसी की सजा पर रह रहे हैं। मैंने करीब 4 साल में शायद 50-60 लोग के साथ काम किया होगा। तो उन्हें फांसी नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई, आगे भी ना हो ये। पर दीदी हाँ। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिसने बहुत बड़ा क्राइम से रेप किया हो, मर्डर किया हो, हम्म। तो फिर भी आप उनके साथ काम करके उन्हें हटा देते फांसी से? हाँ। ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जब उन्होंने इतना कुछ बहुत खराब किया है तो फिर आप फांसी से क्यों हटाते, उनको तो मिलनी चाहिए फांसी, है ना। पर मैं वही कह रही हूँ कि फांसी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। तो हमें ये पता ही नहीं होता कि फांसी की सजा पे है कौन, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। किसी को नहीं पता होता। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फांसी की सजा पे 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, निचली जात के हैं, मुसलमान हैं या ईसाई हैं, और जिन्होंने कभी मतलब कभी स्कूल नहीं गए हैं तो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। अगर ऐसे किसी आदमी को या औरत को पुलिस पकड़ के उठा के ले जाए, आपको लगता है वो कभी सवाल पूछ पाएंगे कि आप मुझे लेके क्यों गए हैं या आपने क्यों मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है? शायद नहीं पूछ पाएंगे। नहीं पूछ पाएंगे। और एक बार जब कोर्ट तक बात पहुंच जाती है, पुलिस से कोर्ट तक बात आ जाती है, अक्सर लोग बोलते हैं कि कोर्ट में जिस भाषा में बात हो रही थी मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं मेरे वकील ने क्या बोला, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वकील करना होता है। और वकील आप कैसे जानेंगे, ऐसा आदमी जो कभी स्कूल ना गया हो, सिर्फ खेती बाड़ी करी हो और जो निचली जात के हो। हम सबको पता है कि जातवाद जो है अभी भी बिल्कुल है ना। तो निचली जात का हो, वो पूछने में भी डरेगा, है ना, कि आप मुझे लेके क्यों आए हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कई लोगों को पता नहीं होता है कि वकील करना होता है, और वकील कर भी लेते हैं तो जितने पैसे जुटाने होते हैं वकील को देने के लिए उतने पैसे नहीं जुटा पाते हैं। तो फांसी की सजा पे आज भी कई लोग उस वैसे हैं जिनको बस पकड़ लिया गया है, शायद उन्होंने क्राइम किया ना हो, बस पकड़ लिया है, कोर्ट में आ गए, कोर्ट में कुछ समझ नहीं आया, फांसी की सजा हो गई, और आज 15-20-25 साल से वो सिर्फ फांसी की सजा पर है।
और अक्सर जो आप पूछ रही हैं, अक्सर ऐसा भी होता है जो आप पूछ रही हैं कि कितने लोगों को फांसी हुई, इसीलिए भी नहीं हुई क्योंकि हमारे देश में कोर्ट प्रोसेस जो है वो बहुत धीरे चलता है, बहुत ही धीरे चलता है। तो हमारे एक क्लाइंट हैं जो करीब 13 साल के थे जब उनको फांसी की सजा हुई, क्योंकि पुलिस ने गलती से उनका एज 18 रिकॉर्ड कर दिया एफआईआर में, पर वो थे 13 साल के जब उनको फांसी की सजा हुई। अलवर से थे, राजस्थान से थे, पर उनको पुणे लेकर आए काम करने के लिए, क्योंकि अलवर में काम नहीं था। तो जिनको हम माइग्रेंट लेबर बोलते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जो लोग आते हैं, पुणे आए। आने के करीब 1-2 साल के अंदर अंदर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया 4 लोगों के मर्डर के लिए। 13 साल के थे और 28 साल वो फांसी की सजा पर थे। जब वो बाहर आए थे वो 41 के थे, 40 साल के थे जब वो बाहर आ पाए। और इस दौरान थैंकफुली, मतलब हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो 13 साल के थे, बच्चे थे, तो जेल में कुछ उन्हें ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने उनका ध्यान रखा, उनको बोला कि अच्छा तुम पढ़ाई करो, अगर तुम्हारे पास समय है जेल में तुम पढ़ाई करो। तो उन्होंने पढ़ा लिखा, फिर उनको समझ आया अरे मतलब जुवेनाइल्स को तो फांसी होनी नहीं चाहिए, यानी कि 18 साल की कम की जो उम्र के हैं उनको तो फांसी की सजा दी नहीं जाती है, तो तुम्हें कैसे दे दी। फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हम फिर अलवर गए। और 1980s में, मतलब वो किसी सरकारी स्कूल में उन्होंने अपना दाखिला करवाया होगा, और वो डॉक्यूमेंट बाय चांस हमको मिल गया। कई स्कूल्स में तो वो जल जाता है, पानी में गल जाता है, सरकारी स्कूलों में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। पर हम गए और हमको मिल गया, क्योंकि अगर मैं कोर्ट को बताना चाहूँ कि ये 13 साल के थे तो मुझे रिकॉर्ड तो दिखाना होगा ना। और कोर्ट में इसके लिए सबसे जो माननीय रिकॉर्ड है वो है स्कूल एडमिशन फॉर्म। पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी उम्र लिखी जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट हमको अलवर में मिल गया, मतलब 30 सालों बाद। फिर उसकी कॉपी हमने ली, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में हमने फाइल किया। और फिर वो 40 साल के थे जब वो बाहर आए। तो वो मुझे अक्सर फोन करके बोलते हैं कि मैं तो अपनी भाषा ही भूल गया, क्योंकि मैं नागपुर में था तो मैं मराठी बहुत अच्छे से बोलता हूँ, पर जो मेरी जो भाषा है, अलवर की जो भाषा है, मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाता हूँ, जो समझ ही नहीं आता मैं उनसे किस भाषा में बात करूं। तो उनकी पूरी जिंदगी निकल गई और फांसी की सजा पर। और ये मतलब 13 से 40 की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब हम सब सीखते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। वो पूरा उम्र निकल गया और तब वो बाहर आए। अब वो कहते हैं रोड क्रॉस करने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इतने सालों से कभी रोड नहीं देखी, इतने सालों से कभी स्मार्टफोन नहीं देखा। तो हमारा जो सिस्टम है, जो पुलिस, कोर्ट, वकील, परफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे छेद हैं जिसमें मतलब आप गलत लोगों को पकड़ भी सकते हैं, बच्चों को भी पकड़ सकते हैं। आप एविडेंस यानी कि सबूत जब आप कलेक्ट करते हैं, आप गलत सबूत डाल सकते हैं। तो इतने सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना, कि कभी कोई श्योरिटी से बोल ही नहीं सकता है कि फांसी की सजा पे जितने लोग हैं उन्होंने वो क्राइम किया ही किया है। तो इसीलिए भी मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट है, जिन्होंने किया ही नहीं है और वो फांसी की सजा पर है। ऐसे भी, हाँ सॉरी आप कुछ पूछना दीदी चाह रहे हैं। आपने कहा ना कि वो 13 साल में फिर उन्होंने एजुकेशन कैसे की थी उन्होंने? तो कुछ कुछ जेल में आप इग्नू के द्वारा आप कोर्स कर सकते हैं। अलाउ होता है कि हम बाहर अलाउ बाहर नहीं, आप वहीं पे आपको किताबें भिजवाई जाती हैं जेल में ही। पेपर? पेपर पेपर आपको जेल में ही देना होता है, मतलब जेल के अंदर ही हर 6 महीने में एग्जाम्स रखे जाते हैं। जब जितने भी कैदी ने कोर्स के लिए एनरोल किया है उनको बिठा के एग्जाम कराया जाता है, बाहर नहीं लेकर आते। पर जेल के अंदर ही, अब कई जेल, हर जेल में अलाउड नहीं होता है पर काफी जेल में अलाउड होता है। प्लस टू तक होता है कि प्लस टू के आगे भी स्टडी होती प्लस टू के आगे भी कर सकते हैं। मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स सब जेल में किया है, क्योंकि इतना टाइम से वो जेल में है कि मतलब सब उन्होंने जेल में किया है। और कई सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो हमें खत लिख के बोलते हैं कि अच्छा मेरा ना मराठी सीखने का बहुत मन कर रहा है, तो क्या आप हमें मराठी की किताब भिजवा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ, तो उस तरीके से सीखते हैं है। वो तो लोग। दीदी कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब जॉब ना करे, तो फिर क्या फायदा उनका करके? तो वो यही आशा रखते हैं कि कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, कभी ना कभी तो पैसे कमाएंगे। और कई सारे जेल में ऐसा नहीं होता है कि जेल में आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, जेल में ऐसा नहीं होता है कि आप जेल चले गए तो बस
बंद रखा जाता है आपको 24 घंटे और कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग जेल में हैं सबको काम दिया जाता है, फांसी बंदी को नहीं दिया जाता, पर अंडर ट्रायल जिनका मतलब केस चल रहा है आपको अलग अलग जगह पे, अब जेल में लोग हैं खाना तो खाएंगे ही, तो कैदी खाना बनाते हैं, तो किचन में जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, दिन की दिहाड़ी मिलती है उनको 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए। उनको कैश नहीं दिया जाता, उनका एक जेल का खाता खुलता है, उस खाते में पैसा डलता है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि कमा, अब मान लीजिए मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पर अगर एकदम से मेरे घर में कोई अरेस्ट हो जाए, तो अभी तो मैं काम कर रही हूँ, पर अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं कहाँ से अपना घर चलाऊंगी। तो इसीलिए भी जेल में काम का प्रोविजन है जहाँ पे कैदी कमा के अपने घर वालों को जो है पैसे भिजवा सकते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में। और बहुत अलग अलग तरीके के काम है, जेल के ऑफिस में आप काम कर सकते हैं, जेल के किचन में आप काम कर सकते हैं, जेल में भी खेती करी जाती है, तो खेत में आप काम कर सकते हैं। बहुत तरीके का काम है। कई बार बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे वेस्ट वॉरियर्स जो यहीं पे कहीं है, हिमाचल धर्मशाला में शायद, वो लोग भी जेल्स में काफी काम करते हैं। तो हो सकता है ऐसे भी कुछ काम हो, तो कई सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जी, जब आप निर्भया जैसे केस को जब उसमें आप फांसी का सजा रुकवाते हैं, तो उस टाइम आपको क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है? हम्म, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो मैं खुद भी महिला हूँ, तो जब मैं किसी रेप केस पे काम करती हूँ तो बहुत ज्यादा मन मार के काम करना पड़ता है। क्योंकि ये तो आप सोचते ही हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या मैं बचाती इन लोगों को, क्या मैं इनको बचाती या मैं क्या कुछ करती ऐसा। अम, पर हम जो है एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यानी कि हमारा देश जो है उसमें रूल्स हैं, लॉज हैं। ऐसा देश नहीं है हमारा कि अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो उसको तो सड़क पे लेके आके गोली मार दो, है ना। हर चीज का एक लॉ है, तो जो मैं कर रही हूँ वो लॉ का पार्ट है। तो चाहे आपने कितना भी गलत, अजमल कसब को आप लोग सब जानते होंगे, 26/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में। हाँ हाँ, तो हाँ अजमल कसब जो है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अजमल कसब को तो हमने टीवी में देखा है, सीसीटीवी फुटेज है कि वो सबको गोली मार रहा है, उसने इतने बम फोड़े हैं जिससे इतने सारे लोग मरे, उसको तो बीच सड़क में गोली मारनी चाहिए। पर हमारे देश में कुछ रूल्स हैं जहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि चाहे आपने कितना भी बुरा काम क्यों ना किया हो, आपको लॉ जो है फॉलो करना है। यानी कि आपको एक वकील दिया जाएगा जो आपका केस लड़ेगा, चाहे आपने किया हो, नहीं किया हो, बहुत बुरा किया हो, कम बुरा किया हो, एक वकील दिया जाएगा वो जो आपका केस लड़ेगा, कोर्ट उसको सुनेगा, सबूत को देखेगा। अब कई लोग कहते हैं हम जब सीसीटीवी फुटेज है जहां वो गोली मार रहे हैं तो फिर और किसी सबूत की क्या जरूरत है, हम सिर्फ उसके बेसिस पे आपको सजा दे देते हैं या आपको फांसी चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। और अजमल कसब की अगर आप, मुझे नहीं पता अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, हम लोग जब कसब से मिलने गए थे तो उसने हमें बताया था कि उसके घर एक टाइम खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। तो कसब के और खाने के लिए कुछ नहीं होता था, कभी स्कूल नहीं गए। उनके पास कुछ लोग आए जिन्होंने कहा, वो शायद 12 13 साल का होगा जब और 12 13 साल में हम कैसे होते हैं, कोई भी हमें कुछ भी बोलता है तो हम मान जाते हैं, उस टाइम उम्र थोड़ी ऐसी होती है, नासमझ भी। और जब पैसे भी नहीं है घर पे, कोई आपको ये कह दे कि हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, उनको पैसे भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, नौकरी भी दे देंगे, और हम हर कोई अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता है ना। मुझे भी अगर कोई बोल दे ये सब हो जाएगा तो शायद मैं भी मान जाऊं कि अरे बताएं तो क्या करना है। तो उसके बाद कसब को समझाया गया कि तुमको ये करना है, तुम्हें जो है, और इस तरीके से उनकी थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग है, जो भी कहना चाहें, वो हुआ। तो जब 13 साल के बच्चे के साथ, गरीब बच्चे के साथ, जिसको बहला के ऐसी कहानी सुना जाए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ कसब की गलती है? नहीं। कह सकते, हम नहीं कह सकते, पर फांसी की सजा किसको मिल रही है? सिर्फ कसब को मिल रही है, जिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। यानी कि कई हद तक मुझे लगता है मैं आप हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज घरेलू हिंसा देखते हैं, रोज देखते हैं कि पापा जो है मम्मी को मार रहे हैं, रोज हम शोषण देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। जब बच्चा
ऐसे सर्कमस्टांसेस में बड़ा होता है, यानी कि रोज जब ये देखता है तो उसको क्या लगता है, मारपीट तो बहुत नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है? रोज जब मेरे पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं तो इसमें तो कोई चीज गलत नहीं है। अब वो बच्चा बड़ा होता है, वो हो जाता है 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, उसको किसी ने कुछ कह दिया, और लड़के तो अक्सर होते भी ऐसे हैं ना, उस टाइम पे मजा आता है गुंडा बनने में और अच्छा लगता है, मतलब अगर मेरे को 4 लोग और जाने और मुझे बोले अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, और ऐसे वातावरण में वो बड़ा हो रहा है जहाँ पे जेल से कोई वापस आ रहा है, कोई 20 साल 25 साल की सजा काट के वापस आ रहा है, तो वो हीरो लगता है हमें कि अरे इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बड़े होके बनना है। उस टाइम पे मान लो अगर उस बच्चे को किसी ने थप्पड़ मार दिया, उसको गुस्सा आ गया, उसने थोड़ा जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसको मारा वो गिर गया और मर गया, उस पे मर्डर का केस लग गया। अब क्या हम बोल सकते हैं सिर्फ उस बच्चे की गलती है? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जब बड़ा हुआ है उसके लिए तो वही चीज नॉर्मल है, पापा भी तो मम्मी को मार रहे हैं, उनका तो खून भी आ रहा है, उनको वो तो रो भी रही है, बट फिर भी वो कर रहे हैं। तो आप जो सवाल पूछ रही थी ना कि इतने बुरे लोगों को भी जब हम फांसी क्यों देते हैं, वो इस कारण, क्योंकि जब आप उनकी कहानी सुनते हैं या जब आप उनकी जिंदगी में जाके देखते हैं कि क्या क्या हुआ, तो हमें लगता है सिर्फ इनकी गलती नहीं है, बहुत सारे लोगों की गलती है। और ये हमारी भी गलती है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि इन्होंने जिंदगी में एक क्राइम ऐसा कर दिया जो बहुत गलत है, पर क्यों किया होगा। हम कभी अपने आप से वो सवाल नहीं पूछते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, क्यों किया होगा, या कुछ तो कारण हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर क्राइम के लिए ऐसा है, रेप बहुत ही बुरा क्राइम है, और जैसा मैंने कहा आज भी बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है जब आपको केस फाइल पढ़ना होता है। हमारे केस फाइल में फोटोग्राफ्स होती हैं क्राइम सीन की, जब क्राइम हुआ होता है तो पुलिस उसकी फोटोग्राफ्स लेती है, वो हमें देखनी पड़ती है, वो हमें एग्जामिन करनी पड़ती है। तो मैं खुद क्योंकि महिला हूं, तो अक्सर ये सवाल आते हैं मन में, पर अपने आप को ये भी याद दिलाना पड़ता है कि ये जरूरी काम है। कोर्ट ने आपको एक काम दिया है, तो आपको पूरी ईमानदारी से वो करना है। और मुझे नहीं पता आप लोग आगे लाइफ में किस तरीके का काम करना चाहेंगे, कैसी संस्था के साथ काम करेंगे, पर पर्सनल और प्रोफेशनल को सेपरेट रखना। पर्सनली मतलब महिला हूं, मुझे कुछ भी लग सकता है रेप का केस देख के या रेप की तस्वीरें देख के, पर क्योंकि मेरा काम है तो वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी लगे, चाहे मुझे कैसा भी लगे। और अगर मैं सही बोलूं तो मेरे अक्सर कई सारे क्लाइंट्स भी मुझे यही बोलते हैं, मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सुपारी किलर्स हैं। सुपारी किलर समझते हैं आप लोग? किसी और को अगर मारना हो तो पैसे देके, हाँ, तो कहते हैं मैम मेरा तो ये काम है, मेरी तो जॉब है ये, जिसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है, चाहे जो कुछ भी कारण हो, सही गलत की वो बहुत गलत है वो करना भी, पर कैसी सर्कमस्टांसेस उनकी रही होंगी जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा होगा। तो फिर मुझे लगता है कि क्या फांसी की सजा सिर्फ हम उसको दें जिसने मारा है, या उसको भी होनी चाहिए जिसने पैसे दिए हैं, उसको भी होनी चाहिए जिसको लगा कि अरे 4-5 लोगों को पैसे देके मरवाना ठीक है, पर वो नहीं है फांसी की सजा पे, जो गरीब है, निचली जात का है, जिसको पैसों की जरूरत है, सिर्फ वो है फांसी की सजा पे। तो ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत मुझे जरूरी लगता है कि चाहे मुझे कुछ भी लगे, पर अगर कोर्ट ने आपको एक काम दिया है तो वो आप पूरी ईमानदारी के साथ करें। हम्म। जैसे आप मतलब रेप केस वगैरह जो होते हैं ना केसेस, तो आप उस लड़के के पास भी गए, कभी बात की है उससे, कहानी मतलब उसकी सुनना, मतलब कि उस पे क्या बीत रही है इस टाइम, क्या मतलब वो आगे करना चाहती है नहीं कर पा रही क्योंकि लोग उसको ताड़ने दे रहे हैं, फिर समाज उसको आगे चलने नहीं दे सकता। अनफॉर्चुनेटली बहुत डिटेल में हमारी बात नहीं हुई है इन सब चीजों के बारे में, इसीलिए भी क्योंकि मैं एक तरीके से लीगल टीम का पार्ट हूँ, यानी कि जो उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्ट में जो उनके केस की लड़ाई कर रहा है, उस टीम का मैं पार्ट हूँ। तो हम मतलब लॉ में ऐसा माना जाता है कि आप दूसरी पार्टी से मिलना या बातचीत करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि मान लीजिए मैं उस लड़की से जाके मिलूं, कुछ बात करूं, तो वो लोग ये सोच सकते हैं कि ये इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा अच्छा नहीं माना जाता कि आप दूसरी पार्टी से बात करें। पर जब मैं जर्नलिस्ट के साथ काम करती थी तब मैंने कुछ लोगों से बात करी है, तो उनका यही कहना था कि जब सालों गुजर जाते हैं इस केस को हुए, पर फिर भी हमारे बारे में बातें बंद नहीं होती है, या हमारे बारे में जो चीजें लिखी जाती हैं वो बंद नहीं होती है।
सालों गुजर जाते फिर भी लोगों को ये याद रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, जिसने किया उसको तो लोग भूल जाते हैं, जिसके साथ हुआ वो बार बार याद आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात नहीं करी है, तो शायद हाँ मेरे लिए वो आंसर करना शायद ठीक नहीं होगा। ये कुछ बोलो, शबनम वाला, अम, जो शबनम याद है, डू यू रिमेम्बर दैट केस? या ये शबनम का कोई नाम हाँ ओके। नहीं रखता है ना। सो आरुषि एक केस के बारे में बता रही है जो हमारा केस है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, शबनम सलीम, दो लोग थे जो शादी करना चाह रहे थे, पर दोनों ही मुस्लिम्स थे, पर एक थोड़े से अच्छे घर से, एक जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो घर वालों का थोड़ा ऑपोजिशन था। अम, शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा मिली, शबनम के घर वालों को मारने के लिए, 7 लोगों को मारने के लिए, शबनम के मम्मी पापा भैया भाभी। तो ये उत्तर प्रदेश का केस है, हाँ। उत्तर प्रदेश में। एक छोटी अल्मोड़ा नाम है गांव का, और शायद 2 बच्चे थे मेरे ख्याल से, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, 2 छोटे बच्चे, भैया भाभी के बच्चे। इनको जो है फांसी की सजा मिली इन लोगों को मारने के लिए। शबनम करीब क्राइम के करीब 3 या 4 महीने बाद शबनम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और शबनम को जेल में एक बच्चा, मतलब एकदम जवान मूवी की कहानी है बिल्कुल ये, बट सच भी है कि यही होता है, उनको जेल में बच्चा होता है जिसका नाम ताज है। और अभी वो बाहर है, मतलब अपने किसी और के साथ। पर शबनम का जब केस हुआ था ना, तो काफी सारे रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आया था, और ये सच भी है। अल्मोड़ा में लोगों ने ये मतलब प्रण लिया कि आज के बाद किसी भी लड़की का नाम हम शबनम नहीं रखेंगे अपने गांव में। ऐसा ही केस एक हरियाणा का है, नवीन सोनम, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि सोनम नाम नहीं रखेंगे आज के बाद हम गांव में किसी का। यहाँ पे 2 शबनम। कौन है? और शबनम is also पहली महिला है जो डेथ रो पे है। डेथ रो पे है, हाँ। कम कम मिलती है फांसी मिलती की, है शायद 13 या 14 लोग हैं देश भर में महिलाएं जो हाँ। फांसी की सजा पर है। और इसमें बहुत ही मतलब सैड बात ये है कि शबनम सलीम में और नवीन सोनम में, जो नवीन है और सलीम है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है क्योंकि ये महिलाएं हैं, और हमें लगता है अरे महिलाएं थोड़ी अपने माँ बाप को मार सकती हैं, अरे ऐसी माँ है जो अपने भैया के बच्चे को मार सकती है। महिलाएं हैं तो उनके बारे में बहुत ज्यादा खराब तरीके का रिपोर्टाज और बहुत ही खराब तरीके की कहानियां और कैरेक्टर असैसिनेशन लेकिन ये थोड़ी बोला कि सलीम नहीं रखेंगे नाम, हाँ, सबने बोला कि शबनम नहीं रखेंगे नाम, किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे घर में लड़का होगा तो हम सलीम नहीं रखेंगे नाम। तो महिलाओं पे जो है इन सब चीजों का असर और ज्यादा होता है, और उसका कई साल निकल गए, पर आज भी शबनम के नाम से अल्मोड़ा में है लोगों को, या सोनम के नाम से रोहतक जब हम जाते हैं तो है वहां पे कि ये नाम हम नहीं रखेंगे। तो अभी तक नहीं रखेंगे। पता नहीं अब पिछले साल जब मैं गई थी तब भी वो यही कह रहे थे कि हमारे गांव में सोनम नाम किसी का नहीं रखा है हमने। और हाँ, तो दीदी शबनम को मतलब फांसी हो गया? नहीं, होपफुली नहीं होगी। ताज है ना, ताज जब बाहर आया कि तो आई थिंक 5 इयर्स तक जब बच्चा अंदर पैदा होता है तो 5 इयर्स तक रख सकते हैं, उसके बाद बाहर मतलब भेजना होता है। तो ताज ने पेटिशन डाली थी। तो एक होता है कि आप मतलब जब सब हार गए हो कुछ नहीं करने के लिए तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो डालते हो, अपील डालते हो। तो ताज ने अपील डाली थी कि प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो, मत डालो फांसी पे। तो अभी अभी उनकी दया याचिका जिसको हम बोलते हैं मर्सी पेटिशन, दया याचिका जो है प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, और उनके लीगल स्टेजेस, यानी कि जो मैं आपको शुरुआत में बता रही थी ना, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मर्सी, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो जितने भी स्टेजेस हैं सब खारिज हो चुके हैं। अब एकदम फाइनल उस पे लटक रही है शबनम की, शबनम का केस। हम यही चाहते हैं कि ना हो, पर अभी हमें कुछ नहीं पता कितना टाइम लग सकता है।
उनको लटकाया जाएगा नहीं, कुछ कुछ बोला नहीं जा सकता है, पर अभी है वो फांसी की सजा पर ही है बरेली में किसी जेल में। जी। बट दीदी उन्होंने तो मर्डर किया है अपनी फैमिली का ना। मर्डर किया है, पर वो 20 साल जेल में रह भी चुकी हैं और उनका एक बच्चा भी है, तो मुझे लगता है कि वो सब देख के वो बाहर ना आए। जरूरी नहीं है वो बाहर ना आए, पर कभी कभी मैं ये सोचती हूँ ताज पे क्या गुजरेगी, अपनी पूरी जिंदगी वो ताने सुनेगा, तुम्हारी माँ को तो फांसी की सजा मिली है, तू क्या करेगा लाइफ में। अभी भी सुन रहा है, मतलब थोड़ा सोच के अगर मैं देखती हूँ तो जिन्होंने ताज को अडॉप्ट किया, बाहर लिया, जब सबका अपना अपना होता है ना, मतलब कितना भी आप कोशिश कर लो बट मोटिव सबके अलग होते हैं। तो जैसे उन्होंने पता नहीं, मतलब मैं जज तो नहीं हूँ यहाँ पे, जो मैंने देखा वो ये था कि उन्होंने न्यूज रिपोर्टर को बुलाया, ताज की फोटोग्राफ लगाई। वो छोटा बच्चा है, कितना छोटा है वो, उसकी फोटोग्राफ पेटिशन लेके कहीं, मतलब अभी भी गूगल पे सर्च करोगे तो ताज बोल रहा है, रो रहा है मीडिया में कि प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो। तो उस छोटे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि उसकी मम्मी ने किया नहीं किया, क्या हो रहा है, ना मम्मी है ना पापा है, किसी दो अनजान लोगों के साथ में रह रहा हूँ पूरी जिंदगी। स्कूल जाता होगा, सोचो, मतलब स्कूल में तो हम सबको कुछ ना कुछ बोला जाता है, उसको क्या बोला जा रहा होगा, और ना समझने की कोई क्षमता है। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक किया था, शायद आप लोग बहुत छोटे भी रहे होंगे, मैं भी बहुत छोटी थी जब ये हुआ था। 1994 में उनको हैंग किया गया था, यानी कि उनको फांसी चढ़ाई गई थी। अफजल गुरु के जो बच्चे हैं उन्हें आज तक पासपोर्ट नहीं बनाने दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पापा को फांसी पे चढ़ाया गया था। आज भी जब वो बाहर जाते हैं तो उनको उसी नाम से पहचाना जाता है, उनको दिक्कत होती है। तो अक्सर जब हम फांसी के बारे में सोचते हैं ना, तो हम व्यक्ति के सिर्फ उस एक एक्शन के बारे में सोचते हैं, अरे पर तुमने तो 7 लोगों का खून किया है, तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए फांसी। हम ये नहीं सोचते हैं कि उससे कितने और सारे लोगों को फर्क पड़ेगा उससे। और अक्सर ऐसा नहीं है कि फांसी की सजा नहीं होगी तो वो कल बाहर आ जाएंगे, हो सकता है उनको जिंदगी भर जेल में काटना पड़े, हो सकता है वो कभी बाहर ना आए, पर एटलीस्ट किसी को ये तो नहीं सुनना पड़ेगा, अच्छा तेरी माँ को तो फांसी की सजा सुनाई गई है, या तुम्हारी माँ ने तो कुछ इतना खराब किया है। और फांसी जब कट जाती है तो अक्सर बातें भी फिर कम होने लगती है, केस के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ वो जी पाते हैं। जब आप बता रहे थे कि आप, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लीगल टीम, यू जनरली आप नहीं बात कर पाते हो विक्टिम से, तो इस समय ऐसी क्या चीजें आप प्रैक्टिस करते हो जिससे विक्टिम को फिर भी लगेगा कि आप उनके साथ दिल की बन रहे हैं, दिल की इज एम्पैथेटिक। जब भी विक्टिम्स की बात होती है, यानी कि जिनके साथ मर्डर हुआ है, मुझे याद है भागलपुर में मैं कोई केस करने गई थी, तो मेरे जो क्लाइंट का जो घर था, फैमिली जहाँ पे रह रही थी, पहले जहाँ रह रही थी उसके पास में ही पड़ोसी थे, मतलब जो अक्यूज थे वो पड़ोस में रहते थे। तो मैंने ये किसी को नहीं बताया था कि मैं अपने अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि कैदी की तरफ से आई हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं कोर्ट की तरफ से आई हूँ। तो एकदम से उस बच्ची की मम्मी मेरे पास आई, उन्होंने कहा अरे मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, आप बिल्कुल इनको फांसी पे चढ़ाइएगा, ऐसा कुछ कीजिएगा कि इनको फांसी मिल जाए। और मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं कैदी की तरफ से आई हूँ, मैंने उनको कहा था मैं कोर्ट की तरफ से आई हूँ। तो जब एकदम से दूसरे साइड के लोग हमारे पास आते हैं तो एक वो हिचकिचाहट तो होती है कि अरे मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं तो दूसरी तरफ से काम कर रही हूँ। पर ये चीज मैं अपने आप को हमेशा याद दिलाती हूँ कि अपनी रिपोर्ट्स में, यानी कि जो मैं लिखती हूँ उसमें मैं कहीं पर भी ये ना, और उन केसेस में जहां पे मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट ने कुछ गलत किया है, कहीं पर भी इस चीज को जस्टिफाई, यानी कि इस चीज को कारण ना दूं कि इस वजह से उन्होंने ये किया, क्योंकि रेप की कोई वजह नहीं हो सकती। कारण हो सकते हैं, कोई वजह नहीं हो सकती। कारण कई सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने किया हो, पर उसका कोई एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि ये वजह है इसलिए उन्होंने किया। तो मैं अपने रिपोर्ट में कभी भी कोई भी मैं कोशिश, मतलब मेरी यही रहती है कि मैं कुछ ना बोलूं इस बारे में कि उन्होंने ये क्यों किया। उनकी जिंदगी में समझाती हूँ, पर दूसरे साइड के राइट्स, यानी कि दूसरे साइड के अधिकार भी उतने ही ज्यादा जरूरी है। और ये मैं याद रखती हूँ कि दूसरे साइड को, अगर मुझे कल को मान लीजिए विक्टिम्स के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत
प्रो अक्यूज्ड हूँ, यानी कि सिर्फ कैदियों के साथ काम करना चाहती हूँ। अगर कल को मुझे किसी ने कहा कि आप विक्टिम की तरफ से रिपोर्ट बनाइए, विक्टिम की तरफ से रिपोर्ट लिखिए कि इनको क्या क्या सहना पड़ा, अपने किसी को हमने खो दिया घर में उसकी वजह से, तो मैं उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। तो ये हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ कि दूसरी साइड की स्टोरी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी मेरी कहानी। और रिपोर्ट में मैं कभी भी उस बारे में नहीं लिखती हूँ। और अगर मुझे पता है कि मेरे कैदी जो है उनके परिवार और विक्टिम का परिवार एक ही शहर में या एक ही आसपास घर हो, तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुली जाके करती हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ मैं इनकी मदद करने आई हूँ। अगर वो मुझसे आके कभी बात करते हैं तो मैं उनकी भी पूरी कहानी सुनती हूँ, चाहे मुझे वो काम आए या ना आए। कई बार मुझे विक्टिम्स ने आके पूछा है, उनके फैमिली ने, आप इनकी क्यों मदद कर रही हैं, इन्होंने तो किया है। तो उनकी भी मैं पूरी बात सुनती हूँ, चाहे मेरे को 2 घंटे बिताने पड़े, 5 घंटे बिताने पड़े, वो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि वो कहानी भी जरूरी है और वो साइड भी जरूरी है। ये उबंटू वाली बात हो गई ना। क्या होता है उबंटू? मैं हूँ क्योंकि तुम हो, तो मैं ये तो क्योंकि मतलब जैसे हम कैंपस पर कर रहे हैं, ये रियल लाइफ में काम की तरह उबंटू कर रही है। भी इस काम के वजह से आपको कभी पर्सनली किसी डिफिकल्टी का फेस करना पड़ा? हमेशा ही मैं अपने फ्रेंड्स को यही बातें सुना के बोर करती रहती हूँ। जब भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है ये, आसान नहीं होता किसी की कहानी इतना क्लोजली देखना या किसी की कहानी इतना क्लोजली समझना। और बहुत बार लोग ऐसी भी बातें कर जाते हैं जो आपको ट्रिगर करें, यानी कि मान लीजिए, अच्छा तो मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, पर मैं तमिल बोलती हूँ घर पे, मैं हूँ साउथ इंडियन। तो जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी रोज बिंदी लगा के जाने के लिए, क्योंकि ये साउथ इंडियंस लगाते हैं, दिल्ली में कोई नहीं लगाते हैं, मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर नहीं है। तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, तेरी शादी हो गई है क्या, तू बिंदी क्यों लगा के आती है। बहुत ज्यादा मतलब बुली करना, यानी कि मजाक उड़ाना, परेशान करना, ये बहुत करते थे। तो उस टाइम मैं बड़ा परेशान होती थी स्कूल में। बड़ी हो गई, ठीक हो गई चीजें, मुझे लगा ठीक है अब तो बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे कोई बुली नहीं कर सकता है, कोई करेगा भी तो मैं उसको उल्टा सुना दूंगी। पर आज भी जब अगर मेरा कोई क्लाइंट बुलिंग के बारे में बात करे या ऐसा मुझे कहें कि मेरे साथ ना स्कूल में ऐसा होता था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात फिर उभर आती है जो मेरे साथ हुआ, और फिर वही ख्याल आते हैं। कई बार जब केस फाइल पढ़ती हूँ रात को, आज सुबह भी जब मैं उठी थी तो मेरे को बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे थे अपने केस से रिलेटेड। तो होती है, बहुत सारी पर्सनल डिफिकल्टी होती है, पर ये सब चीजें जब होती है तो अपने आप को यही मतलब मनोवैज्ञानिक होते हैं जो जिनसे आप बात करके बेहतर महसूस कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही हो या बहुत ज्यादा हमें लगता है कि थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो पागल हैं, जो दिखने में पागल हैं, ये सच में पागल हो गए हैं, पर वो हम जैसे लोगों के लिए भी है, जो जिनको थोड़ी सी भी परेशानी हो या परेशानी नहीं भी हो, कोई ऐसी चीज जो मुझे लगता है मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, या मुझे अगर सपने आ रहे हैं तो मुझे उसको काबू करना है। क्योंकि जब मैं सुबह सो के उठ रही हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, पूरे दिन अजीब सा लगता है जब अजीब केस के सपने आने लगते हैं या ऐसा। या कोई, जैसे मैंने कहा, बुलिंग जब मैं सुनती हूँ तो मेरे मन में जो बातें वो उभर आती है, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। कई बार ऐसा भी होता है जो क्लाइंट्स अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल उनसे लगता है क्यों मैं इनके केस पे काम कर रही हूँ, बदतमीजी से बात करते हैं, उनकी नजर आपको अनकंफर्टेबल करती है, जिस तरीके से वो आपको देख रहे हैं या जिस तरीके से तो इन सब चीजों के साथ तो ये सब मुश्किलें आती हैं। मेरे क्लाइंट थे जो अम, उस जेल में ना टेबल नहीं था, तो हम लोग ऐसे चेयर पे बैठ के बात करते थे, तो वो जान के, ताकि मैं थोड़ा झुक के बात करूं, क्योंकि धीरे धीरे बोलते थे ताकि मेरे को झुकना पड़े सुनने के लिए, तो उनकी नजर भी थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी। और आपको लगता है कि अरे उम्र में इतने बड़े हैं, कैसे बोलूं, पर फिर एक पॉइंट के बाद मैंने कह दिया, पहली बात तो आप जोर से बात करें और मुझे कंफर्टेबल फील कराएं, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है। तो
वो बाउंड्री सेटिंग जितना हो सकता है मैं वो लकीर खींच के रखती हूँ कि ये इस लकीर को आप पार नहीं करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो हर फील्ड के साथ है, किसी भी फील्ड में जाएंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है क्योंकि काम बहुत इमोशनली इंटेंस काम है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। What keeps you going? Hmm, मतलब सवाल ये है मेरा, और मैं बहुत गहराई से जानना चाह रही हूँ कि इतनी मुश्किलों के बाद भी फिर भी रोज उठकर वो काम पे कैसे जा रही हूँ? um, एक तो मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे ऐसे बताया था जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कभी सोचती हैं कि हम सब दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों हमको पैदा किया है, श्रुति को श्रुति किसने बनाया है, या मुस्कान को मुस्कान किसने बनाया है, अपर्णा को अपर्णा किसने बनाया है, या क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। आप सोचिएगा कभी, कुछ तो पर्पस होगा, किसी चीज के लिए तो मुझे बनाया होगा। तो वो मुझे बहुत गहराई से छू गई। मुझे लगा हाँ शायद किसी तो पर्पस से मुझे यहाँ भेजा होगा। वो एक चीज मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ जब मैं काम करती हूँ। पर दूसरी चीज, अक्सर जब क्लाइंट्स बाहर आते हैं और फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैम ऐसा लग रहा है कि एक नई जिंदगी मिल गई है, ऐसा लग रहा है आज ही पैदा हुआ हूँ, आज ही बोलना सीख रहा हूँ, आज ही पढ़ना सीख रहा हूँ, और आज ही दुनिया को एकदम स्क्रैच से दोबारा समझ रहा हूँ। अ, तो बहुत खुशी मिलती है। और ये काम जरूरी, और जितना भी इमोशनली पेनफुल हो, जरूरी इसीलिए है क्योंकि आ, मैं अपने कौम से, देश से बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे लगता है कि अपने देश के सिस्टम्स को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम से सवाल पूछना, आप बिना सबूत के कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी की कहानी जाने कैसे उनको फांसी की सजा सुना सकते हैं, बिना ताज की कहानी जाने कैसे शबनम के साथ आप कुछ गलत कर सकते हैं। ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे देश के अलग अलग सिस्टम, चाहे एजुकेशन हो, क्रिमिनल जस्टिस हो, बहुत ही फ्रेजाइल सिस्टम है। यानी कि छुओ तो गिर जाएगा, इतना ज्यादा वीक सिस्टम है। तो मुझे तो ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब बड़ा सोचना है। मैं चाहती हूँ कि चाहे मेरा काम बहुत छोटा हो, चाहे मेरा एक केस पे कोई मतलब 500 लोग, अपनी हमारी दुनिया की आबादी के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 500 लोग, पर अगर उस एक केस से मैं अपने सिस्टम से बेहतर सवाल कर सकती हूँ तो मैं उस बारे में सोचती हूँ कि आपको सिस्टम को बेहतर बनाना है, चाहे मुझे कितनी भी उसके लिए परेशानियां क्यों ना झेलना पड़े। तो वो चीजें याद रखती हूँ। और मुझे कहानियां बड़ी पसंद है एक्चुअली, लोगों से मुझे बात करके उनकी कहानियां सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस चीज की वजह से चाहे कितना भी हो, रोज सुबह उठ के चली जाती हूँ। और आज तक, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि आज तक इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी फांसी बंदी ने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया हो। हमेशा इतनी ज्यादा काइंडनेस, यानी कि इतनी ज्यादा अच्छे से और प्यार से, एकदम मोहब्बत से मुझसे बात करते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जिन लोगों को हम हैवान समझते हैं, जिन लोगों को हम मॉन्स्टर समझते हैं। मुझे याद है मार्च की बात है, अभी मार्च की बात है, मेरे क्लाइंट थे, मुस्लिम थे वो, तो रोजा रखा हुआ था उन्होंने। मैं सुबह 9 बजे चली गई थी और सुबह शाम 6 बजे तक वहीं बैठी हुई थी। वो अपनी नमाज कर कर आए और मेरे लिए चॉकलेट्स ले आए कि आप सुबह से बैठी हैं, कुछ नहीं खाया आपने, कुछ तो खा लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ खा नहीं रही हैं। तो जिनको हम हैवान समझते हैं, मॉन्स्टर समझते हैं ना, उनमें भी कहीं तो अच्छा ही है। सब कुछ होता है जेल के अंदर, मतलब चॉकलेट, गेम्स, टीवी, टीवी भी देख सकते हैं। तो हमें लगता है कम्युनिटी टीवी, लाइब्रेरी। यही होता है। तो चले ना जाना पड़ेगा। जेल में दिया जाता है। हर एक जगह नहीं। क्योंकि मतलब यही मानते हैं ह्यूमन राइट्स, यानी कि वो भी इंसान है, उनको भी कुछ तो राइट होना चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे एक कमरे में बंद है, उनको भी किताबें पढ़ने को मिलनी चाहिए, उनको भी काम करने को मिलना चाहिए। तो दी मेरे गांव में भी एक अंकल थे, यानी कि गांव के अंकल, वो भी अपने घर में ही बहुत अपने घर वालों को जला के दिया था, यानी कि वो अपने घर में सबको जला दिया था। और 2 साल के वो जेल में थे, और उनके उनके उनकी बेटी थी, वो जाते थे जेल, और वो अपने पापा से 8,000 हफ्ते में रोज लेके आते थे, और वहां पे खेती करते थे उनके पापा जेल में ही।
हफ्ते में तो पता नहीं, क्योंकि जेल में बाहर से काफी कम पैसे मिलते हैं, पर हाँ, जेल में आप कमा के अपने घर वालों को कुछ पैसे जो है दे सकते हैं। जेल में खेती भी होता है। बहुत सारे जेलों में होता है, तो वो खेती करके ही उसी का खाना बनता आम का है। पेड़ भी होता है। आम का वेट भी होता है। आम का वेट केरला के पेड़ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। हाँ, आम के पेड़ की कहानी ये है कि मैं अपने क्लाइंट से ये पूछ रही थी कि क्योंकि मैं ये कभी कभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी अपने क्लाइंट से सवाल पूछती हूँ। तो मैं इनसे ये पूछ रही थी कि जैसे मुझे पौधे बहुत पसंद है, मुझे प्लांट्स वगैरह बहुत पसंद है। तो जब मेरा प्लांट जब इतना सा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है उसको देख के बड़ा होते हुए। जब बहुत बड़ा होता है तो मैं सोचती हूँ अरे कितना बड़ा हो गया है मेरा प्लांट। तो ये सब मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ। मैं अपने क्लाइंट से ये पूछ रही थी, आपको पेड़ को देख के लगता है कि आपको कितने साल हो गए, वो पेड़ इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया है, अब उसमें आम भी आने लगे हैं, तो आप समय के बारे में सोचते हैं क्या उस पेड़ को देख के कि मुझे इतना समय हो गया है जेल में। तो आम के पेड़ की कहानी वो है। पर मतलब जेल में सुविधाएं बहुत है, बट जेल बहुत बुरी जगह है रहने के लिए, मतलब वो मैं बता देती हूँ, कहीं आप लोग को ये ना लगे कि जेल में इतनी कंफर्ट है तो बढ़िया है, फिर बैड प्लेस। लेकिन दीदी सब व्यवस्था तो दे रहा है, फिर बैठ क्या है उसमें? तो अगर मैं आपको एक मिनट, बोलूँ आप सोचो शबनम क्या लग रहा है? इमेज खराब होता है ना सिर्फ होने पे। आजादी तो जो हाई सॉरी, हाँ सोचो। नहीं, उसे टीवी दिया जा रहा है, चॉकलेट भी बहुत दिया जा रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको ना अगले 10 साल इस कमरे के अंदर रहना है, आपको मैं टीवी दे दूंगी, खाना दे दूंगी, पर आप बाहर नहीं आ सकती हैं, चलेगा? हमसे बात करेंगे बस, अब टीवी अलाउड नहीं है, बात भी नहीं कर सकती हैं आप। और वॉशरूम भी अंदर है, और छोटा अच्छा है ना। छोटा सा हाँ। कॉट है, छोटी सी जगह है नहाने की। खाना भी बाहर से दे देगा, किसी से बात नहीं कर सकते कभी भी। रह लो और एक ही हम रह ले रहे पता क्योंकि आपको फ्रेंड पसंद नहीं है तो किसी से भी बात करना, यहाँ जबरदस्ती बात करते सबसे। हमारे घर में कैसा कमरा हाँ जी। इस पे काम कर रही हूँ। मेरे जैसी अभी कोई भी श्रुति नहीं है, क्योंकि मेरी टीम में अभी जो 2 लोग थे वो अभी छोड़ के गए हैं। फिलहाल सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। लंबे टाइम से सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, पर हम लोग कई सारे लोगों को हायर करते रहते हैं, क्योंकि अब कोर्ट से कई सारे कोर्ट्स ने अब कहना शुरू कर दिया कि आप ये रिपोर्ट्स दीजिए, और एक श्रुति हर जगह तो नहीं जा सकती है, तो अब हम काफी सारे लोगों को लेते रहते हैं अपने ऑफिस में, ताकि वो हमारी मदद कर पाए, मतलब इंटरव्यूज वगैरह करने में, रिपोर्ट वगैरह लिखने में। और आपके जैसे स्टूडेंट्स को हम ले जाते हैं कई बार अपने साथ। इसीलिए मान लीजिए हिमाचल में मेरा कोई केस है, पर मैं हिमाचली नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है करना क्या है, पर मेरे पास भाषा मुझे नहीं आती। तो तब क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं जो लोकल शायद स्कूल में हो, मतलब यूनिवर्सिटी में हो या कहीं पढ़ाई कर रहे हो, उनको अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो ट्रांसलेट करने में हमारी मदद कर पाए। या कई बार क्या करते हैं, उनको रास्ते और मतलब इलाका ज्यादा बेहतर पता होता है, तो हम नोट टेकिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। अभी तो बहुत छोटी टीम है मेरी, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं। एक्चुअली राजीव भैया मुझे बता दिए थे, लेकिन फिर मैंने आपसे पूछा, मुझे आपसे सुना था। अच्छा। और कैसे बन सकते हैं, क्या पढ़ाई जरूरी है? तो कुछ भी, मतलब कोई भी, जैसे समाज सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि मिटिगेशन एक ऐसा काम है जो भी एक ही संस्था कर रही है, तो हम लोग ट्रेनिंग अपनी संस्था में देते हैं इस चीज को कैसे करना है, क्या करना है। पर पढ़ाई कोई भी सोशल साइंस वाला स्ट्रीम अगर आपने पढ़ाई करी हो, और अगर आपके पास फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस हो, यानी कि आपने ग्राउंड पे कोई भी काम हो सकता है आपने किया हो, तो ये दोनों चीजें अगर हो तो आप मतलब मिटिगेटर बन सकते हैं। और तो अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है पर 12th किया है और साजिद में कोर्स किया है, हाँ, तो हम इंटर्नशिप करने आ बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, तो आप हमारे साथ
मतलब जेल विजिट्स के लिए आ सकते हैं, आपको नोट टेक करने के लिए बोला जाएगा तो आपको नोट टेक करना पड़ेगा, या परिवार से हम मिलने गए तो परिवार को इंटरव्यू करने के लिए आप साथ आ सकते हैं। या आज अब हम लोग मतलब फांसी की सजा के बारे में सिर्फ रिपोर्ट के द्वारा ही नहीं, पर बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी सोच रहे हैं कि लोगों को हम ये कैसे बताएं कि फांसी की सजा पे कौन है, क्योंकि आज तक शायद पता नहीं, आपने शायद सोचा नहीं होगा कि फांसी की सजा पे कौन लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हैं। तो हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी हेल्पफुल रहता है। हमारा एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट 39A है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम। हम लोग हर साल इंटर्न्स हायर करते हैं फॉर लेटर राइटिंग प्रोग्राम बोलते हैं। सो मे बी आई कैन गिव यू डिटेल्स ऑफ दैट। लेटर राइटिंग प्रोग्राम है कि हम लोग 14 या 15 लोगों को हायर करते हैं हर साल, जो जिनकी अलग अलग लैंग्वेज कैपेबिलिटी हो। जैसे मेरे क्लाइंट है जो पंजाब में है, पर मैं ना पंजाबी बोल सकती हूँ, ना पढ़ सकती हूँ, ना लिख सकती हूँ। पर साल में 3 या 4 बार हम कोशिश करते हैं कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जहां कहीं भी उनको मैं खत भेजूं। और ये मैं 4 बार करती हूँ। और इसके लिए मुझे वैसे लोग चाहिए जो पंजाबी में भी लिख सकें, क्योंकि मेरे क्लाइंट पंजाबी पढ़ते हैं। मेरे कुछ जो केरला में क्लाइंट्स हैं उनसे मलयालम पढ़ते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स मराठी हैं तो वो सिर्फ मराठी में पढ़ लिख सकते हैं, पर मुझे नहीं आती। तो मैं स्टूडेंट्स को लेती हूँ जो मराठी में, जो भी मैं अंग्रेजी में बोलूँ वो मराठी में लिखे। और हर एक खत के साथ कोई भी किताब जाती है, या तो जो किताब उन्होंने मांगी होती है, या मुझे जो लगता है उनके पर्सनालिटी के हिसाब से कि उनको अच्छा लगेगा ये पढ़ना। तो ये हम साल में 4 बार खत भेजते हैं, और उनसे भी हमको खत मिलते हैं तो वो भी ट्रांसलेट होता है। तो जब अगली बार जब होगा तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। आई एम श्योर हिंदी इंग्लिश तो आप, हिंदी तो आप लिख ही लेते होंगे, अच्छे से पढ़ लिख लेते होंगे। तो इन इंटर्नशिप्स में फिर मतलब बहुत ही मुझे बहुत अच्छा, मेरे ऑफिस में जितना भी मैं करती हूँ सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है, खत लिखना। और किसी से खत के द्वारा बात करना। तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको ग्रेजुएशन वगैरह की जरूरत नहीं है। आप अगर हिंदी अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं तो वो काफी है। दीदी आपके क्लाइंट जो बाहर निकले हैं इस टाइम जेल के बाहर है, तो उनको तो जॉब तो मिल ही मिलती होगी, आपको कोई देना तो चाहता नहीं होगा उनको। तो बहुत सारे लोग क्योंकि गरीब हैं तो डेली वेज का काम ही करते हैं, मतलब दिन की दिहाड़ी, जो कंस्ट्रक्शन कहीं काम कर लिया। और हम उनको बोलते हैं कि अपने गांव मत चले जाना, किसी और गांव में चले जाओ कुछ दिनों के लिए, ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। एकदम से कोई भी हमारे समाज में मान लीजिए अगर कोई जेल से छूट के आता है, हर किसी को थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो हम उनको कह देते हैं कि आप जो है कुछ दिनों के लिए मतलब मत आइएगा बाहर, और कहीं और। तो मुश्किल तो है, पर क्योंकि गरीब परिवार से होते हैं तो ज्यादातर दिहाड़ी, दिन की दिहाड़ी और इस तरीके का ही मतलब काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में मतलब आप खत क्यों लिखती है ऐसे डायरेक्ट? खत क्यों लिखती हूँ? उनके पास में ना ये मैसेज तो डाल देंगे, फिर वो क्या कैसे पढ़ेंगे? वो किसमें पढ़ेंगे? यही कागज में। ये मतलब ये भी एक, वैसे तो मैं वीडियो कॉल पे बात कर सकती हूँ, जेल में जो कंप्यूटर्स होते हैं उससे आप वीडियो कॉल द्वारा बात कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर मैं सामने से जाऊं तो मुझसे खुल के ना बात करें, पर लिख के बात करना ज्यादा आसान लगता है, या अपने बारे में लिखना ज्यादा आसान लगता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़े शाय होते हैं, शर्माते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कई लोग छोटे गांव से, कभी किसी महिला से ऐसे बात नहीं करी है बैठ के, तो एकदम से जब मैं जाती हूँ तो उनको भी लगता है कि इनसे क्या बात करें या इनको हम क्या बताएं। पर वो खत लिखना उनको आसान ज्यादा लगता है, क्योंकि जब भी उनका मन करे, रात को खाना खा लिया फिर बैठ के लिख रहे हैं, तो खत लिखना आसान लगता है, अच्छा लगता है बहुत लोग को। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को खत से जानना और असल में उनके सामने बैठ के बात करना दो बहुत अलग अलग चीजें। खत से मैं कितनी सारी चीजें जान सकती हूँ, वो क्या महसूस कर रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं। कभी कभी वो लिख के बताना ज्यादा आसान होता है, बोलना मुश्किल होता है। अभी भी कोई मुझसे पूछे ना आप कैसा महसूस कर रही है, मुझे शब्द नहीं मिल पाते हैं कि मैं क्या बोलूं, तो मैं बोलती हूँ हाँ आई एम ओके, आई एम ओके, मैं यही बोलती हूँ। पर अगर कोई मुझे कहे कि आप एक 2-4 लाइनें लिख के बताइए कि आपको कैसा, वो शायद मैं थोड़ा आसानी से कर पाऊँ। तो ये एक कारण है। और दूसरा,
इनमें से कई सारे लोग हैं जिनको एकांत कारावास में रखा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं। यानी कि एक 10 बाय 10 का सेल, मतलब इतना छोटा सेल, मे बी आप वो जहां बैठिए वहां से एक लाइन आप तक, फिर ऐसे, फिर वहां तक, इतना छोटा सेल होता है। इसमें नहाना, टॉयलेट, सोना सब इसी सेल के अंदर होगा। इतना ही, बस बस इतना ही। खाना आपको वहीं दिया जाएगा, मतलब अंदर गैप से। आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकता, आपको 24 घंटे बाहर नहीं निकाला जाएगा। Light कई बार दीदी लाइट और डबल लॉक कभी नहीं भी होती है। बहुत बार डबल लॉक भी होता है कि अंदर एक लॉक है, फिर थोड़ी सी जगह है, फिर बाहर लॉक है, तो लाइट भी नहीं आती अंदर। तो आप दिन रात कुछ नहीं बता सकते तो हैं। दिन रात कब हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, कब टाइम जा रहा है, दिन कितने निकल गए, कुछ नहीं पता। मैंने अपने किसी क्लाइंट जो मतलब 10-12 साल जिनको ऐसे रखा गया था सॉलिटरी में, उनसे मैं पूछ रही थी आप 13 साल से जेल में है, तो मुझे बता सकते हैं कि जेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट, 13 साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, या आपको क्या याद आ रहा है। बहुत ही, अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कितना वाहियात सवाल था ये। क्योंकि पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, मैम जब आपको ना कुर्सी दे के बोला जाता है कि इस दीवार को देख के बैठे, 10 बाय 10 का दीवार है, आपको यही बैठना है, चाहे वो दिन हो रात हो, तो मुझे कहते हैं आज का 9 बजे भी वैसा ही है, कल का 10 बजे भी वैसा ही है, परसों भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि 13 साल में क्या क्या हुआ है, सारे दिन तो एक जैसे हैं। तो उनको टाइम का भी नहीं पता होता है। कई बार उससे उनके दिमाग पे, मानसिक स्थिति पे इतना ज्यादा असर पड़ता है उन चीजों का, वो महीना, साल, दिन, टाइम कुछ नहीं बता पाते हैं। सब कंफ्यूजन हो जाता है। और आपको 15 दिन बाद जब रोशनी में लेके आते हैं ना, सनलाइट में, तो ऐसा लगता है 1000 नीडल, सुई एक साथ चुभ रही है आपको, क्योंकि आपने लाइट ही नहीं देखी 15 दिन तक, कोई नेचुरल लाइट नहीं देखी। तो बोलते हैं कि जैसे सन को देखने में भी, सूरज की रोशनी देखने में बहुत दिक्कत होती है, आंख बहुत बार मिचकाना पड़ता है, शरीर में दर्द होने लगता है। कुछ लोग इतने ज्यादा एकांत में जब सालों साल रहते हैं तो बहुत सारी मानसिक कंसर्न्स डेवलप कर लेते हैं। छिपकली से बात करना, कोई है नहीं मेरे पास, पर मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कान में कुछ बोल के गया। मेरे एक क्लाइंट है जो मुझे कह रहे थे कि वो इतने ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति इफेक्ट हो गई है, मुझे कह रहे थे कि मैम मैं जो चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। कई बारी मेरा बहुत मन करता है कि कोई मेरे बालों को सहलाए, कोई मुझे सोते टाइम मेरे बाल सहलाए और मुझे कोई सुलाए। पर बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि ना किसी को देखा, ना किसी की आवाज सुनी, ना किसी से बात किया इतने समय। तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ। जब मैं आंख बंद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी फूफी मेरे को गोद में लिटा के मेरे बाल सहला रही है। फिर मैं जब आंख खोलता हूँ तो मेरे बाल सहले हुए भी होते हैं। तो मैं वो वैसे एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कितनी ज्यादा परेशानी में कोई होगा जब वो कह रहा है कि मुझे ये मिल नहीं रहा है, पर मैं आंख बंद करके सोच लेता हूँ कि मुझे मिल रहा है। वो कहते हैं मुझे आम खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं आंख बंद करता हूँ और आम की खुशबू के बारे में सोचता हूँ और आम खाता हूँ। तो जैसे ही मैं आंख खोलता हूँ, मुझे डकार आती है, उस डकार में आम की खुशबू आती है, तो ऐसे मैं आम खा लेता हूँ। तो मान लीजिए, वैसे सुनने में बड़ा फनी लग रहा था, तो मैं हंस रही थी कि आप तो पूरे पागल हो गए, और मैं ये सब बोल रही थी उनको। पर जब आप इस बारे में सोच के देखें, तो कितनी ज्यादा परेशानी में कोई होगा ना, कि जो इतना ज्यादा एकांत में आपको रखा गया है कि आपको ये अपने इमेजिनेशन में बनाना पड़ रहा है। मतलब काल्पनिक जीवन में आप जी रहे हैं, जहां पे आपको कोई बाल चला रहा है, आप आम खा रहे हैं। तो इसीलिए भी चाहे आपको टीवी मिले, खाना मिले, ऐसी स्थिति में आपको रखा जाता है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ई मुलाकात होती है ना, तो सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए। 5 मिनट में आप क्या बात करोगे, कैसे हो, ठीक हो, क्या चल रहा है, 5 मिनट। और उसके बाद सिस्टम ऐसे है कि 5 मिनट में आप बाय भी नहीं बोल पाओगे, वो बंद हो जाता है खुद से। तो खत लिखना इसलिए भी जरूरी है कि खत में आप कितना भी बड़ा खत लिख सकते हो, उन तक पहुंच जाएगा और वो भी लिख के भेज पाएंगे, क्योंकि बात करने का समय बहुत कम मिलता है। कुछ ही लोगों से जब अच्छे से केस लिखना होता है, रिपोर्ट बनानी होती है, तब उनको कंसिस्टेंटली रोज जाके मिलना पड़ता है। बट वैसे तो कम टाइम मिलता है, मैं क्या ही कर लूंगी। दीदी जेल के खाने में क्या क्या मिलता है? रोटी, सब्जी, दाल, वही जो हम खाते हैं। पानी वाली दाल, पानी पानी। जेल में भी लेटर लिखने के लिए कोई लोग जाते हैं, जो मतलब जो कैदी लिख या पढ़ नहीं पाते उनके लिए। तो कैदी अपने दोस्तों से बोलते हैं। मेरे साथ वाले वार्ड में कोई है जो पढ़ लिख सकता है, तो मेरे ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं,
वो अपने दोस्त को बोलते हैं आप मुझे पढ़ के सुना दीजिए। तो जब मुझे उनको किताब भेजनी होती है जो पढ़ नहीं सकते, उनको मैं बच्चों की किताब भेजती हूँ, इसमें पिक्चर्स हैं ताकि वो पिक्चर देख के कुछ समझ पाए कहानी। तो मैं वो करती हूँ। तो कुछ लोगों ने सीखना भी शुरू किया क्योंकि उनको लेटर लिखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों ने सीखना शुरू किया इससे। जब हमने लेटर लिखना शुरू किया तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कुछ लोग को जो वर्णमाला की किताब होती है ख ख ग ग, वो हमने भेजा ताकि उसको देख के वो प्रैक्टिस कर पाए और हमारे खत पढ़ पाए। दीदी देखा मैंने जेल का खत। जेल का खत दिखाऊं? ओके, लेट मी ट्राई। नहीं, मेरे पड़ोस के जीजाजी जब भेजते थे मेरा लंबा चौड़ा दिखाते हैं। अभी रनिंग आउट ऑफ टाइम और इज इट फाइन? किसी और के कोई और सवाल, कुछ और जानना है आपको, पूछना है, बताना है? सच में इस साइड से कोई सवाल सोशियोलॉजी के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट से लॉ का कोर्स नहीं कर सकते? बिल्कुल, लॉ का भी कर सकते हैं, लॉ भी कर सकते हैं, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप मिटिगेशन का काम कर सकते हैं। मिटिगेशन मिटिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी बना ही नहीं है इसका क्योंकि इतने कम लोग ये काम कर रहे हैं। गूगल सर्च मारेगा। सपने वाली सोच के आना। अरे मैं सर्च कर रही हूँ। मिटिगेशन, हाँ देखिए स्पेलिंग बताओ। मिटिगेशन जो स्पेलिंग बताया जल्दी से उसको चॉकलेट। ठीक है, राधा को चॉकलेट छीन लेंगे राधा से। कोई पढ़ना चाहेगा? इसको हिंदी में है, ताकि हर कोई जोर से पढ़ना पड़ेगा ताकि हर कोई थोड़ी हैंडराइटिंग इनकी वो है। पहले दिखा दो और फिर पढ़, ऊपर से पीछे पीछे क्या है ये खत है जेल से जो आया है मेरे क्लाइंट का। तो बहुत लंबा होता है। दीदी ये राइटिंग तो बहुत अच्छी से लिखा है उसने। हाँ, हाँ। समझ में आ गया। मैं पढ़ती हूँ, सुनना मैं पढ़ती हूँ। प्रेषक का नाम है क्या? जोर से पढ़ना। ओके। प्रेषक का नाम, संख्या तथा वर्ग। मोफिल खान, जाफर खान, जिसकी सजा आजीवन। धारा 302, ये आईपीसी है। आईपीसी, हाँ। आईपीसी। अधिवक्ता महोदय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, सेक्टर 14, द्वारका, नई दिल्ली 110078 द्वारा कारा अध्यक्ष महोदय, बिरसा मुंडा केंद्र कारा दीदी क्या है आप अगले वहां से पढ़ना शुरू कर सकते हैं जहाँ से वो लेटर लिख रहे हैं ना, वो शायद वैसी डिटेल्स ही होंगी। मैं इन दिनों बिरसा मुंडा केंद्र कारा होटवार रांची झारखंड में रहकर बिल्कुल कुशल मंगल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपने सपरिवार अपने घर में रहकर भगवान की कृपा से कुशल मंगल होंगे। पत्र लिखने का वजह है कि मेरी फांसी की सजा को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा फैसला को बदलकर आजीवन कारावास किया गया। इस फैसले के आने के बाद मैं अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे द्वारा जो अच्छा नहीं, कम्यूटेड ना। जनहत्या अपराध किया गया था जिसका सजा काफी फांसी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। जब मुझे निचली अदालत के द्वारा फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया और फिर मेरे अपराध को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा
पुनः फांसी का सजा को बराबर करार का फैसला सुनाया गया। बरकरार करार का फैसला सुनाया गया। उच्च न्यायालय के फैसला के बाद मुझे अपने अपराध का सजा का एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा अपराध कर चुका हूँ। इसलिए मुझे धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है और मेरी फांसी का सजा को आजीवन कारावास में बदला जाएगा। ये उम्मीद मेरी ख्यालों में नहीं थी, परंतु आपके द्वारा जो नीच बीच में संवाद पत्र के द्वारा भेजा जाता रहा, जिसे पढ़कर मुझे धैर्य व साहस मिला, अन्यथा मैं अपनी जीवन की अंतिम राहें दिखाई पड़ती थी। लेकिन आपके द्वारा भेजा गया गुलिवर की यात्रा कहानी ने मुझे धैर्यवान व साहसी बना दिया, क्योंकि जिस तरह बतौर नाविक गुलिवर की जहाज जब समुद्र के तूफानों में फंसकर चकनाचूर हो गया था और गुलिवर तैरते तैरते समुद्र के किनारे पहुंचा, फिर रेत में आते ही चित पड़ गया, वैसे ही मैं निचली अदालत के फैसला आने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय गया। वहां पर मेरी फांसी की सजा को बरकरार कर दिया गया, तो मैं बिल्कुल थक कर चूर हो चुका था। आगे जीवन जीने की राहें नहीं दिखाई आगे उसको नीचे कीजिए। ये हाँ, और नीचे हाँ, पड़ रही थी, लेकिन मुझे गुलिवर की यात्रा याद आती थी, जो मुझे धैर्यवान और साहसी बनाने साहस प्रदान किया। फिर मैं आपके विश्वास के भरोसे अपना जीवन का फैसला को छोड़ दिया। अब जो भी होगा उसका परिणाम आप होंगे। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का फैसला को स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलकर मुझे नया जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। परंतु खेद तब संभव हुआ जब आप बतौर गुलिवर बनकर, जैसा कि लिलीपुट का राजा और बानवों का राजा की बीच शादी के अवसर पर हमेशा और वफादार बजने वाला गीत को लेकर जो विवाद हुआ और युद्ध का कारण बन गया, लेकिन गुलिवर के द्वारा सलाह दिया गया कि दोनों बाजा को एक साथ बनाया जाए, वैसा ही आपने मेरे केस को अध्ययन किया और हर तरह की परिस्थिति को देखते हुए आपके द्वारा उच्चतम न्यायालय के सामने आपके द्वारा मेरा पक्ष रखा गया। वाकई में मैं गुलिवर की तरह मेहनत करके मेरी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का परिणाम आज सफल हो पाया। अन्यथा मुझे मेरी अपराध के आधार पर फांसी की सजा आजीवन कारावास बदलेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अतः आपके द्वारा किया मेहनत को मैं अपने पूरे हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ, तथा आपका इस कार्य के बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाया, बस छोटा साथ शब्द से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे जीवन का उद्धार किया। मैं आजीवन आपके बातों की प्रेरणा मानूंगा और बचा हुआ जीवन के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। इसे शब्द के साथ पत्र को अंत करता हूँ। यदि लिखने में कोई शब्दों में भूल हो गई होगी तो मैं आपसे क्षमा का आभारी रहूंगा। धन्यवाद। बहुत सैड बात यह है कि मुफिल 16 साल तक फांसी की सजा पर थे, जिसके बाद उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदला गया। उनको 2 साल भी नहीं हुए थे और कुछ हफ्ते पहले ही उनकी मौत हो गई जेल में ही। और उनको सजा मिली थी 25 साल तक जेल में रहने की। तो हम सोचते हैं ना कि फांसी क्यों बदलना है। अब मानिए कि इतना खुश है वो कि फांसी की सजा बदल गई और उनको 2 साल भी नहीं मिला और उनकी तबीयत खराब हो गई और वो जेल में गुजर गए। तो मोफिल हमारे साथ नहीं है आज, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि क्यों करना है ये काम, क्यों करूं मैं रोज सुबह उठ के, क्यों करूं मैं आज जाके बात, तो कई बार ये खत अपने आप को याद दिलाती हूँ कि इसीलिए बहुत जरूरी है ये काम करना।
कुछ फैमिली प्रॉपर्टी का इशू था, तो आई थिंक 5 मर्डर इस तरीके से कुछ। देखिए आप- Move- आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जी जेल में खत जाता है, मतलब टाइम लगता होगा उसके लिए, या अम, फिर वहां से आने के लिए क्योंकि process हर एक खत जो कैदी के पास जाता है और कैदी से जो आता है उसको जेल पढ़ के हमें भेजता है, ताकि ऐसी कोई जानकारी जेल की बाहर ना जाए। हर एक खत जेल द्वारा पढ़ा जाता है, तो टाइम तो ज्यादा, मतलब हम नॉर्मल जो हम खत लिखते हैं उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कई सारे लेवल पर उसको पढ़ के जेल के बाहर भेजा जाता है, और जो मैं भेजूंगी उसको भी पढ़ के अंदर भेजा जाता है। हाँ बहुत चेकिंग होती है। बहुत बार श्रुति पूछ रही थी कि अच्छा जेल में कितना बड़ा है, कौन सी चीज कहाँ है, समझने के लिए। तो श्रुति को कॉल आता है कि आप तो जेल का सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो, आप उनके साथ मिले हुए हो, ये सब बोला। यूनिवर्सिटी को लेटर भेजा, बोला कि ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो सबकी जांच होती है, बैग का हर एक चीज जांचा जाता है, जो अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, सब कुछ। जो पेन्स लेके जाते हैं, पेन को भी आगे का पीछे का खोल के देखा जाता है, रिफिल भी चेक किया जाता है, ताकि हम ऐसे कोई नशीला पदार्थ या कोई भी ऐसी कोई चीज जो जेल के अंदर नहीं लेकर जानी चाहिए वो हम ना ले जाएं। तो हाँ, बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। पर मोफिल जैसे लोगों के लिए हम रोज ये काम फिर भी करते हैं, जो भी मुश्किलें आए। तो थैंक यू दीदी, Thank you. आपने अपनी बातों को, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया। बहुत कुछ सीखने को मिला जेल के बारे में। हम लोग तो गेस भी नहीं कर सकते थे कि मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा सुनकर लग रहा था ना कि क्या ये असल जिंदगी में होता है। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है सुनकर। तो थैंक यू दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों का सवाल का जवाब देके। जब लोग सवाल करते हैं ना ऐसे, तो हम भी सोचते हैं, आपके साथ साथ ही सोचते हैं। हमारे पास भी हर एक सवाल का जवाब नहीं होता है, जब लोग पूछते हैं तभी हम भी सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं आपकी बात और सवाल पूछते हैं, हमें भी सोचने का मौका मिलता है। थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंटली, मुझे पता है सब लोग रात को काफी लेट पहुंचे हैं और काफी नींद में हैं। मैं और आरुषि यही डिस्कस कर रही थी कि जाके हम लोग बोलते हैं कि बिस्तर लगा के सो जाते हैं, यही सेशन है आज का। बट थैंक यू कि आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना और इतने सवाल पूछे, तो थैंक यू। दीदी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जी, नीच संवाद पत्र ये क्या है? समझ नहीं आया मुझे। अभी इस लेटर में आया था नीच संवाद पत्र। निचली नहीं, नीच हो संवाद। सकता है पिछली संवाद पत्र बोला होगा, कि पिछला लेटर जो आपने भेजा, हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा।